हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, सीएचएस हो, मिलिट्री स्कूल हो या किसी भी तरीके के जो स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, अगर आप उनके अंदर भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये टारगेट बैच आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस टारगेट बैच के अंदर हमने कंप्लीट सिलेबस को कवर किया हुआ है। अगर आप आने वाले एग्जाम्स को भी टारगेट कर रहे हैं 26-27 के अंदर, तो भी ये टारगेट बैच आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, इस टारगेट बैच के अंदर हमने बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट किया है और रिसेंटली अभी हम इंग्लिश के सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। उसके अंदर जो हमने लास्ट लेक्चर जो डिस्कस किया था, आपको पता होगा कि जो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था उसके अंदर हमने बहुत डिटेल में जाना था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में, और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी करे थे और क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आए थे, राइट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, कौन सा टॉपिक आज हम समझने वाले हैं। तो आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे इसी इंग्लिश चैप्टर के अंदर, जिसका नाम होने वाला है फ्रेज एंड क्लॉजेस के बारे में। फ्रेज और क्लॉज के बारे में हम जानेंगे, फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल्ड में समझेंगे। इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी एक थोड़ा बहुत हिंट दिया हुआ है। जब मैं सेंटेंसेस को डिटेल में पढ़ा रहा था वहां मैंने बताया था कि कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, तो फ्रेजेस एंड क्लॉजेस के बारे में ही बताए थे। तो आज हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यार, अगर आप सच में बहुत एक सीरियस एस्पिरेंट हो, देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जब हमें फ्री में मिलती है ना, तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते। आपको क्या करना है, किसी से भी पढ़ो, जेन्युइनली अगर पढ़ना चाहते हो ना, आपको कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए। देखिए, जो सैनिक की लाइफ होती है ना, वो रूल्स, डेडिकेशंस, डिसिप्लिन्स पे चलती है। तो आप देखिए आपके अंदर वो क्वालिटी है कि नहीं है, राइट। सबसे पहले आपके पास में नोटबुक और पेन होना चाहिए। नोटबुक और पेन नहीं है, कोई मतलब नहीं है भाई क्लासेस करने का, बिल्कुल वीडियो बंद कर दीजिए और चले जाइए। नोटबुक और पेन लेकर के बैठना है भाई। इसके साथ साथ जो पढ़ाया जाए उसमें खुद के नोट्स बनाने, इसके साथ साथ बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। जितना भी पढ़िए उसका रिवीजन बार बार आपको करना है। क्लास के बीच में जो क्वेश्चंस दिए गए उनको सॉल्व करना है। डेली का होमवर्क आपको डेली करना है। वीडियो देखते समय कंप्लीटली फोकस्ड रहना है भाई। इसके साथ साथ आपको जो सिलेबस ट्रैकर सीट दी गई है ना, उस सिलेबस ट्रैकर सीट को फिल करना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ आपको जो एप्लीकेशंस में आपको ट्रैकिंग सीट दी गई है, ऑफलाइन भी आपको भेजी जाती है, तो आप उसको फिल करिए। और पिछली क्लासेस अटेंड करने से पहले अगली क्लासेस का रिवीजन, अगली क्लास अटेंड करने से पहले पिछली क्लासेस का रिवीजन करना है। अगली क्लास कैसे रिवीजन कर लोगे, पिछली क्लासेस का रिवीजन आपको करके आना है। जब भी आप ये अगर चीजें करते हैं पर डे बेसिस पे, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। और आज हम, जैसे कि मैंने बताया, फ्रेज और क्लॉजेस के बारे में बात करेंगे। आपको बता दूं कि इस कंप्लीट ये जो सिलेबस है, मैथ्स का जो सिलेबस है, इसको हमने कंप्लीट करा दिया। अगर आप मैच करेंगे ना अपने ऑफिशियल सिलेबस से, तो डेफिनेटली आप इसको देख पाएंगे, अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि हाँ, ये सारे टॉपिक्स हमारे हुए हैं कि नहीं हुए। इकलौता ऐसा चैनल जिसने पूरा ये सिलेबस कंप्लीट करा रखा है, राइट। इसके अलावा अगर आप देखोगे, पूरा साइंस हम आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे, सोशल स्टडीज आपकी कंप्लीट है, राइट। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इंटेलिजेंस कंप्लीटली है, मैथ्स भी कंप्लीट है, इंटेलिजेंस भी कंप्लीट है और इंग्लिश कंप्लीट है, राइट। इंग्लिश भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इंग्लिश में कोई टॉपिक ऐसा नहीं बचा है कि जिससे कि नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, नो। ये टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अब आपके टॉपिक्स बचे कौन से हैं, वो कैब वाले, वो तो आपको याद रखने पड़ेंगे। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, वो आपको याद रखने पड़ेंगे, करेक्ट। ये तो वन डे वाले टॉपिक्स हैं, राइट। और इसके अलावा हम ये सारे टॉपिक्स को, आपको पता है, अरेंज कर चुके हैं। बिगिनर्स कंप्लीट कर चुके हैं, इंटरमीडियम हम आपको पूरा कंप्लीट करा चुके हैं, राइट। स्पॉटिंग एरर है, अगर हम यहां तक कंप्लीट कर चुके हैं टाइप्स एंड सेंटेंसेस को, तो ये भी टॉपिक्स आपके फ्रेज एंड क्लॉजेस आज कंप्लीट हो जाएगा। सेंटेंसेस के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, एडजेक्टिव ऑलरेडी पढ़ा दिया। अब इसके रिलेटेड जो एरर आएंगे वो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। तो वोकैब वाले टॉपिक्स आपके कह सकते हो कि रह गए। वोकैब अगर आपकी स्ट्रांग है, याद कर सकते हो, लर्निंग पावर अच्छी है, तो ये टॉपिक्स आपको इजिली बनेंगे। सेंटेंस का फॉर्मेशन हुआ, सेंटेंस का इंप्रूवमेंट कैसे होगा, जब आपको एरर डिडक्शन अच्छे से आएगा। वॉइस का टॉपिक है, टेंसेस से रिलेटेड है। नरेशन, ये सेंटेंस का फॉर्मेशन हो गया। और कंप्रेहेंशन पैसेज, इस तरीके से पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होने वाला है अपकमिंग डेज में।
आप देखिए यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा यार कि क्लॉज क्या होता है और फ्रेजेस क्या होते हैं। कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लो, कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लो कि फ्रेज का मतलब क्या होता है और क्लॉजेस का मतलब क्या होता है। जब भी हम बात करते हैं ना फ्रेजेस की, तो फ्रेजेस का मतलब क्या होता है, ये एक इंडिपेंडेंट होते हैं, राइट। ये एक इंडिपेंडेंट होता है, जैसे कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब, जिसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होती है। अब वर्ब कितने टाइप्स की होती है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। फ्रेज क्या होता है, विदाउट सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, जैसे बेस्ट फ्रेंड, ये एक तरीके क्या है, फ्रेज है, राइट। वॉज वर्किंग इन अ कॉल एट द स्टेशन, एक फ्रेज है, सेंटेंस का पार्ट छोटा सा जो कि एक सेंस दे रहा है हल्का सा। रियली स्लोली, वेरी प्रीटी, वॉज वर्किंग, बेस्ट फ्रेंड, इन द बिन, राइट। तो ये अलग अलग फ्रेजेस हैं, चूंकि क्लॉजेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक होता है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। नाम से पता चल रहा है इंडिपेंडेंट, यानी कि इसका एक खुद का सेंटेंस होगा, जैसे आई वेंट टू हॉस्पिटल, आई वेंट टू स्कूल, राइट। तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया भाई, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, एक कंप्लीट सेंस दे रहा है आपको, दैट इज अ इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक होता है डिपेंडेंट, मतलब कि पहला जो सेंटेंस है, जो दूसरा सेंटेंस है, वो पहले सेंटेंसेस पे डिपेंडेंट होगा, उसी से उसका सेंस निकल करके आ रहा होगा। जैसे लिखा है ऑल्दो आई वॉज नॉट फीलिंग वेल आई वेंट टू स्कूल, राइट, आई वेंट टू स्कूल, ऑल्दो आई वॉज नॉट फीलिंग। तो ये जो डिपेंडेंसी है एक सेंटेंस के दूसरे पे, इट मींस डज नॉट मेक सेंस ऑन एज अ सेंटेंस, मतलब एक कंप्लीट उसके सेंटेंस में उसकी कंप्लीट मीनिंग नहीं होगी, कहीं ना कहीं जब दूसरा सेंटेंस उससे इंटरलिंक्ड होगा, डिपेंडेंट होगा, उसको हम क्लॉज कहते हैं। क्लॉज क्लियर है, सब्जेक्ट और वर्ब उसके अंदर होंगे। फ्रेजेस क्या होगा, एक सेंटेंस का पार्ट होगा जिसका एक कॉमन मीनिंग्स निकल करके आ रही होगी, एक सेंस हल्का सा निकल के आ रहा होगा, विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब। अब जो फ्रेज है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। एक नाउन फ्रेज होता है जिसमें बेस्ट फ्रेंड की बात कर दी गई। वर्ब फ्रेज होगा आई एम कमिंग, वॉज वर्किंग, राइट। तो वर्किंग ये वर्ब फ्रेज हो गया। एडजेक्टिव क्या होगा, वेरी प्रीटी, वेरी गुड, राइट, तो ये एडजेक्टिव हो गया। एडवर्ब क्या होगा, रियली स्लोली। प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होगा, इन द बिन। अब प्रीपोजिशन आपको पता है, एडवर्ब पता है, एडजेक्टिव पता है, वर्ब पता है, तो ऑटोमेटिकली फ्रेज को आप डिटेक्ट कर पाओगे। कैसे, अब देखो कैसे, ये सेंटेंस आप देख पा रहे हो, अब यहां पे देखना ध्यान से, आप फ्रेज कैसे डिटेक्ट कर पाओगे। आपको मैंने वर्ब पढ़ाया है तो मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, एम, आर, वाज, वर, तो ये आपको दिख रहा है। एडजेक्टिव पढ़ाया है, एल वाई आता है सर, प्रीटी, है ना, सॉरी एडवर्ब में क्या होता है, एल वाई आता है। एडजेक्टिव क्या होगा, किसी चीज की क्वालिटी को बताया होगा, बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल, सुंदर, तो यहाँ पे आ गया। प्रीपोजिशन इन आएगा, ऑन आएगा, एट आएगा, पूरा प्रीपोजिशंस को हमने डायग्राम्स के थ्रू पढ़ा हुआ है। तो आपको पुरानी चीजों को भी रिवीजन करना है, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे प्रॉब्लम होगी बॉस। क्लॉज और फ्रेज के बारे में आई थिंक आपको आइडिया लग चुका होगा। चलिए कुछ चीजें समझते हैं फ्रेज और क्लॉज से रिलेटेड, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग तरीके के फ्रेज होते हैं, कुछ और हम एग्जांपल्स के थ्रू इस चीज को और स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक वर्क टुगेदर एक्सप्रेस अ सिंगल आइडिया, जो कि एक सिंगल आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं। ये एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते हैं। फ्रेज में नॉट हैव अ सब्जेक्ट, जिसके अंदर ना सब्जेक्ट होता है ना ही प्रेडिकेट, वर्ब नहीं होता, वर्ब स्टिल अ कन्वेज मीनिंग, जो कि फिर भी एक मीनिंग को कन्वे कर रहा होता है, मीनिंग को बता रहा होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। जैसे मैंने बोला ना ब्राइट सन, राइट, तो ब्राइट सन का मतलब क्या हुआ, एक नाउन फ्रेज, एक चमकीले सूरज की बात हो रही है, वार्म द बीचेस। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटर्ड अराउंड द नाउन, नाउन के जो सेंटर्ड में होगा वो नाउन फ्रेज, जो वर्ब के सेंटर्ड में होगा वो वर्ब फ्रेज, जो एडजेक्टिव के सेंटर्ड में होगा एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब के सेंटर्ड में होगा एडवर्ब, प्रीपोजिशन में होगा तो प्रीपोजिशनल फ्रेज, और जीरंड्स आपको पता है आईएनजी वाले सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं, उसको हम जीरंड फ्रेज भी कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं भाई, उन एग्जांपल्स को देख करके आप आइडिया लगा सकते हो कि किस टाइप के फ्रेजेस होते हैं। जैसे यहाँ पे ब्राइट सन लिखा हुआ, दैट इज अ नाउन फ्रेज। यहाँ पे लिखा हुआ इज बार्किंग, तो वर्ब फ्रेज हो गया, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ वेरी लार्ज, बहुत बड़ा, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। यहाँ पे क्विकली, क्वाइट क्विकली, एडवर्ब फ्रेज हो गया। प्रीपोजिशनल की बात होगी तो ऑन द बेड, ऑन द कॉज बेड प्रीपोजिशनल हो गया।
जीरंड के बारे में बात होगी, स्विमिंग इन द पूल, दैट इज अ जीरंड फ्रेज। तो आपको फ्रेज के बारे में आई थिंक आइडिया हो चुका होगा। भाई कॉपी में नोट डाउन करना है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप सच में रियली सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेकर के, भाई तो कॉपी में नोट डाउन करना सीखना पड़ेगा। इफ यू डोंट डू दैट सो इट इज अ वेरी कह सकते हो कि वर्स्ट कंडीशंस फॉर, बहुत बेकार कंडीशन है आपके लिए अगर आप ये चीज नहीं कर पा रहे हो तो। राइट, अब हम प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चंस की। राइट, मैंने आपको बता दिया क्लॉज क्या होते हैं। राइट, मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके के क्लॉजेस होते हैं। आपको समझना पड़ेगा भाई, अगर आप समझोगे नहीं आपको प्रॉब्लम होने वाली है, ध्यान रखिए इस चीज का। राइट, तो समझना तो पड़ेगा। अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, प्रैक्टिस के लिए तैयार रहना है आपको। अगर आप तैयार नहीं होगे ना, प्रॉब्लम होगी आपको, तो भाई तैयार रहना है। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, जो फर्स्ट 1 से लेके 5 तक के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। लिखा हुआ चूज द मोस्ट सुटेबल आंसर एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट फ्रेज इन द सेंटेंस। हमें क्या फाइंड आउट करना है? फ्रेज फाइंड आउट करना है जी। क्या फाइंड आउट करना है? फ्रेज फाइंड आउट करना है, करेक्ट फ्रेजेस फाइंड आउट करना है। सेंटेंस है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडजेक्टिव फ्रेज। यहां पे क्वेश्चन में फ्रेजेस फाइंड आउट करना है, लेकिन पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा है? एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में पूछा है। तो एडजेक्टिव क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, एडजेक्टिव वे वर्ड्स होते हैं जो नाउन या फिर प्रोनाउन की क्वालिटी को बता रहे होते हैं, और उसी से रिलेटेड हमें फ्रेजेस को पकड़ना है। तो बहुत सिंपल है, अ गर्ल स्मार्टर देन मी, अ गर्ल स्मार्टर देन मी, ये लिखा हुआ है। एज अ कैट वॉच, नो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। यहाँ पे स्मार्टर देन मी लिखा हुआ है, दैट इज अ एडजेक्टिव। राइट, तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्यों करेक्ट है, दूसरा कोई ऑप्शन क्यों नहीं करेक्ट हो रहा है, यहाँ पे हमें ये समझाइए। तो देखिए इसको भी आप बड़ी आसानी से समझ सकते हो, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशंस में डाल देता हूं। देखिए ये जो एज द कैट वॉच लिखा हुआ है ना, ये एक तरीके से एडवर्ब की कैटेगरी में आ रहा है। अंडर द सी है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, अंडर द सी, राइट, प्रीपोजिशन को बता रहा है। इसके साथ साथ में सी वांट्स टू बी आंसर है ना, ये एक वर्ब फ्रेज है, वांट्स टू बी। तो यहां पे हमें एडजेक्टिव देखना है, और एडजेक्टिव फ्रेज जो होता है वो डिस्क्राइब करता है नाउन या प्रोनाउन को, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो गर्ल स्मार्टर देन मी डिस्क्राइब द गर्ल, गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है, दैट इज अ एडजेक्टिव फ्रेज। क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन पे आइए, क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए भाई। श्वेता माय बेस्ट फ्रेंड्स केम टू विजिट मी यस्टरडे। यहां पे आपको बताना है भाई नाउन फ्रेज। किसको बताना है? नाउन फ्रेज को बताना है। नाउन किसी पर्सन के बारे में बात हो रही होगी, तो श्वेता माय बेस्ट फ्रेंड, यहीं से पता लग रहा है कि ये नाउन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बाकी हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बाकी क्यों नहीं सही है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि केम टू विजिट ऑन मी लिखा हुआ है ना, ये सर वर्ब वाला है फ्रेज, ये नाउन वाला नहीं है। ये तो इनकम्प्लीट है, पता ही नहीं चल पा रहा है। दूसरा इन्फिनिटिव है, टू विजिट मी, पता ही नहीं चल पा रहा है। श्वेता इज माई बेस्ट फ्रेंड, श्वेता जो है वो एक प्रॉपर नाउन है, माई बेस्ट फ्रेंड जो है वो एक एप्रोस्ट्रोफिस फ्रेज है, जो कि एक साथ नाउन के साथ मिल करके वो क्या बता रहा है? बेस्ट फ्रेंड को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये एक तरीके से हमारा जो हुआ क्या, ये नाउन फ्रेज हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एन एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज इसमें से कौन सा है? तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एडवर्ब कौन सा है इसके अंदर। तो एडवर्ब की अगर बात करी जाए तो आपको पता है एडवर्ब इट मींस कंप्लीटली, यहाँ पे देखोगे तो आफ्टर द सनसेट जो है वो एक एडवर्ब फ्रेज आएगा। बाकी हमारे जो सेंटेंसेस है वो क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जो यहाँ पे पहला सेंटेंस जिसको हमने ये कंसिडर नहीं किया था, द एग्जाम वर एक्सट्रीमली टफ, इसलिए नहीं किया था क्योंकि एक्सट्रीमली जो टफ वर्ड है ना वो एक एडजेक्टिव फ्रेज है। ये कौन सा फ्रेज है? अगर क्वेश्चन पूछता तो हम क्या लिखते? एडजेक्टिव फ्रेज। क्यों? क्योंकि वो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बता रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे कोई भी यहाँ पे एडवर्बियल जो यहाँ पे हर आइज वर मेमोराइज मेस्मराइजिंग, तो ये एक कोई इसमें एडवर्बियल फ्रेज प्रेजेंट ही नहीं है।
और इन द पार्क की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये आपका कौन सा है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, राइट। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें तो एडवर्ब के बारे में पता करना था, तो आफ्टर द सनसेट है, बिकॉज ये वर्ब को, एडजेक्टिव को, उसके बारे में इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है, चाहे वो टाइम के रेस्पेक्ट में हो, प्लेस के, मैनर के, रीजन, किसी भी चीज में वो बताता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। Which of the following a noun phrase? यहां हमसे पूछा गया है भाई नाउन फ्रेज। मैंने आपको बताया नाउन आपको क्लियर है, दैट इज अ प्रॉपर कंप्लीटली जो एक चीज को बता रहा होगा, डिस्क्राइब कर रहा होगा। आई कंसिडर हर माई बेस्ट फ्रेंड, अभी हमने देखा, तो यहाँ पे जो है वो नाउन जो है द बिग बग अंडर द कॉट, ये वाला नहीं होगा, द बिग बग अंडर द कॉट, ये भी हो सकता है। चलिए तो हम देख सकते हैं द बिग बग अंडर द कॉट, ये हमारा नाउन फ्रेज है। अच्छा, पहला वाला क्यों नहीं है, माई बेस्ट फ्रेंड नाउन फ्रेज हो सकता है बट कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा, राइट। माई बेस्ट फ्रेंड अगर होता ना केवल, अगर ऐसा होता कि माई बेस्ट फ्रेंड अगर होता केवल, तो इसको हम नाउन फ्रेज कंसिडर कर सकते थे। देखिए यहाँ पे ये भी है लिखा हुआ है ना, माई बेस्ट फ्रेंड अगर होता तो हम नाउन फ्रेज कंसिडर कर सकते हैं, बट कंप्लीट सेंटेंस को हम नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्लीट सेंटेंस हमारा तो क्लोज बन जाता, ये हमारा फ्रेज होता ही नहीं। इसी तरीके से यू शुड, द बिग बग अंडर द कोट, ये हमारा करेक्ट है, क्योंकि भाई बग जो है द बिग एंड द अंडर द कोट मेकिंग नाउन फ्रेज, ये नाउन फ्रेज को बता रहे हैं भाई। यू शुड गो राइट नाउ, यहाँ पे कोई भी फ्रेज प्रेजेंट नहीं है, नाउन फ्रेज प्रेजेंट नहीं है, और ये हमारा नियर द ओशियन, मतलब ये हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो मोस्ट एक्यूरेट है। अगर केवल यहाँ पे माई बेस्ट फ्रेंड होता तो हम इसको कंसिडर कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि एडवर्ब फ्रेज कौन सा है भाई। एडवर्ब टाइम, प्लेस, मैनर, इन सारी चीजों को बताने वाला जो सेंटेंस है वो कौन सा है। लाइक अ मॉन्क इन अ मेडिटेशन, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट, यस। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो एडजेक्टिव, ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है, राइट, द हैवीएस्ट ऑफ ऑल। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ना द हैवीएस्ट ऑफ ऑल, ये यहां तक अगर बात करते हैं तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। अब यहाँ पे ऑल्डर देन मी, ये हमारा एडजेक्टिव है, लेकिन हमें क्या बताना है, एडवर्ब बताना है, तो यही होगा एडवर्ब वाला। यू मस्ट गो दैट, ये हमारा कोई भी एडवर्ब फ्रेज प्रेजेंट नहीं है, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द मोस्ट करेक्ट ऑप्शंस, राइट। तो आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन को भी आपके सामने दिए गए हैं, एक्सप्लेनेशन से भी आपको काफी कुछ आइडिया लगेगा। अब ये जो अंडरलाइन वाले वर्ड है ना, इसमें लिखा हुआ है, तो हमें बताना है कि ये जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है वो क्या है। नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम है, या फिर एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन है। देखिए, व्हेन आई गो टू आगरा, ये एक टाइम को बता रहा है, तो एडवर्ब क्लोज तो है बट ये टाइम के रेस्पेक्ट में, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, राइट। व्हेन, कब, ही विल गिव अ मनी, मेकिंग एन एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। नाउन क्लोज जो नाउन के फंक्शन को बताता है, जो नाउन को मॉडिफाई कर दे, वो एडजेक्टिव, और जो रीजन वाई को एक्सप्लेन कर दे, समथिंग नॉट एप्लीकेबल हियर, सो एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन होगा। आई शैल गो टू द प्लेस वेयर माई फ्रेंड्स लिव, इसमें क्या हो, ये चाहे सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें अंडरलाइन वाला वर्ड कहाँ है भाई, तो मैं अंडरलाइन वाले वर्ड्स को कर देता हूं, वेयर माई फ्रेंड्स लिव, जहां मेरे दोस्त रहते हैं। भाई ये है कंप्लीटली आपका एक एडजेक्टिव क्लोज। क्यों है एडजेक्टिव क्लोज, जो कि नाउन और प्रोनाउन को बताता है। डिपेंड ऑन, दिस इज अ डिपेंडेंट क्लोज दैट मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। वेयर माय फ्रेंड्स लिव डिस्क्राइब कर रहा है प्लेसेस को, जो कि एक एडजेक्टिव क्लोज को बता रहा है। यहाँ पे नाउन क्लोज नहीं हो सकता, एडवर्ब नहीं हो सकता, नन ऑफ दीज नहीं हो सकता इसमें। चलिए यहाँ पे बताइए कि क्वेश्चन नंबर 8 में अगर ये वाला अंडरलाइन वर्ड है इफ सी विल कम, तो क्या होगा। इफ सी विल कम होता तो क्या होगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, इसको जरा बताइए जज करके। एडवर्ब होगा, नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, या फिर एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर या रीजन, इसमें से क्या करेक्ट होगा। सिंपल यार, किसी पर्सन, नाउन सी, किसी की चीज के बारे में बात हो रही है, मतलब नाउन
कंप्लीटली यहाँ पे नाउन क्लॉज, राइट। तो हम कह सकते हैं कि दैट इज अ नाउन क्लॉज फंक्शन एज अ नाउन सेंटेंसेस ऑफन एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो ये नाउन क्लॉज को बता रहा है। यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है वो है इफ यू वर्क हार्ड, राइट। तो यहाँ पे किस चीज को बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कंडीशंस को, क्लॉज ऑफ कंडीशंस, राइट, एडवर्ब। क्यों? ये कंडीशंस मेन एक्शंस टू द हैपन। इफ यू वर्क हार्ड सेट्स द कंडीशंस, इफ यू विल पास, यहाँ पे कंडीशन है भाई, आप पास तभी होगे जब आप अच्छी मेहनत करोगे। तो ये कंडीशंस पे आ गया सेंटेंस। तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। यहाँ पे देखिए अंडरलाइन जो वर्ड है ना वो छूट रहे हैं, मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूं। यहाँ पे ये है हु विल केम लास्ट नाइट, इसको बताना है कि ये क्या है। सो हु केम हियर लास्ट नाइट, हु केम हियर लास्ट नाइट, राइट। एडजेक्टिव क्लॉज है या फिर एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस या फिर नाउन क्लॉज या फिर एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। व्हाट विल बी द मोस्ट एक्यूरेट आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस, इसको जज करिए, बताइए कि क्या होगा सही आंसर। कि आपको क्या है ना, कॉमन सेंस का यूज भी करना है इन सभी क्वेश्चंस के अंदर कि सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। हु कनेक्ट कर रहा है, कोई ना कोई नाउन होगा तो नाउन क्लॉज होगा यहाँ पे, बिल्कुल। क्यों? नाउन क्लॉज फंक्शन एज अ नाउन की तरह सेंटेंस में ट्रीट करता है, तो दैट्स व्हाई दिस विल बी द नाउन क्लॉज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। आई नो, यहाँ पे अंडरलाइन क्या होगा, विच ही गेट बिल्ट लास्ट ईयर, विच ही गेट बिल्ट लास्ट ईयर, ये है। तो क्या होगा, ये भी एक हमारा एडवर्ब क्लॉज होगा, क्योंकि गॉट बिल्ट लास्ट ईयर के बारे में बात हो रही है, जो कि एडजेक्टिव की जो क्वालिटी को बता, ऐसा वर्ब जो कि क्वालिटी को डिस्क्राइब करे, एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन को, तो उसको हम वो एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं, जो कि एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, मॉडिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को, राइट। ये बता रहा है कि विच ही गॉट बिल्ड लास्ट ईयर डिस्क्राइब हाउस मेकिंग इट, राइट, मॉडिफाई कर रहा है हाउस को, तो क्या होगा, एडजेक्टिव क्लॉज। अब आपको अगले क्वेश्चन पे ले चलते हैं। आई नो दैट ही विल कम, यहां पे जो क्वेश्चन होगा दैट ही विल कम, दैट ही विल कम, यार ये तो आप खुद बताओगे क्या होगा करेक्ट, ये मैं नहीं बताऊंगा। बहुत सिंपल है, इस टाइप के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट ही विल कम। किसके बारे में बात हो रही है, नाउन के बारे में बात हो रही है, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब अगर आपने नाउन सोचा है तो। क्यों है नाउन, ऑलरेडी बता चुका हूं, बार बार ये चीज रिपीट कर रहे हैं, जो कि एज अ फंक्शन करता है सेंटेंस के अंदर नाउन, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था। आगे बढ़ते हैं। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी दैट शी इज सक्सेसफुल, सो क्या होगा यहाँ पे, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन होगा। क्यों? यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है वो तो मैंने आपको बताया नहीं, दैट शी इज सक्सेसफुल, राइट, ये वाला वर्ड। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन जो है वो वाई को एक्सप्लेन करता है। आई एम हैप्पी, क्यों, रीजन क्या है भाई, बिकॉज दैट शी इज सक्सेसफुल, वाई को एक्सप्लेन कर रहा है ना, वाई को एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई खुश क्यों है। तो ये हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, रीजन को एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब वाई के आंसर्स को दे रहा है। वी कम हियर दैट वी मे स्टडी, तो यहां पे दैट वी मे स्टडी जो है ये अंडरलाइन वर्ड है और आपको बताना है कि क्या होगा करेक्ट। ये भी रीजन को बता रहा है, हम यहाँ पे आए हैं क्योंकि हम स्टडी करना चाहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट। रीजन आपको देखना है भाई। ही इज सच अ गर्ल एज डज नॉट हेल्प एनीबॉडी, तो एज डज नॉट ये अंडरलाइन वर्ड है, तो क्या होगा, नन ऑफ दीज, या फिर नाउन, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, व्हाट विल बी द करेक्ट। तो आप कह सकते हो कि यार ये उसकी जो नाउन है उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, इट मींस एडजेक्टिव क्लॉज होगा करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए। चलिए देखते हैं आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। यस, देखिए एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। देखिए क्यों है ऐसा,
क्योंकि मैंने आपको बताया ये नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है. As does not help anybody describe a girl making an adjective clause. ये नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं. She is his, he cannot go out. तो since CL रीजन वाई के आंसर को दे रहा है तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन होगा और यहां पे ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो करेक्ट है. राइट, वाई को बता रहा है. तो ये बहुत सिंपल है. वापस से वही सेंटेंसेस रिपीट, उसी टाइप के सेंटेंसेस रिपीट हो रहे हैं. एज अराइव स्टेशन, ये हम आपका अंडरलाइन में है. तो अब बताइए कि क्या होगा. यहां पे बता रहा है किस चीज को, टाइम को. जैसे वो स्टेशन है पहुंचा, ट्रेन लेफ्ट चुकी थी. टाइम को बता रहा है तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन. राइट, सी इज इंटेलिजेंट. तो यहां पे चलिए इसके तो आंसर ही आ गए. कंपैरिजन के बारे में बात हो रही. सी इज इंटेलिजेंट, यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है एज हर ब्रदर, तो ब्रदर से कंपैरिजन चल रहा है तो कंपैरिजन वाला ऑप्शन सही होगा. चलिए 19 वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं. माई हाउस इज सेम एज योर्स. एज योर्स, तो यहाँ भी कंपैरिजन हो रहा है बट यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है हमें. तो हम यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड होगा, जो हमारा करेक्ट वर्ड होगा वो होगा एडजेक्टिव क्लॉज. राइट, क्योंकि वो मॉडिफाई कर रहा है, उसकी क्वालिटी को बता रहा है कि भैया उसके जैसा है. तो एडवर्ब क्लॉज होगा. इस ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है एज अ सेम, मतलब रिफर कर रहा है कि माय हाउस, मेकिंग एन एडजेक्टिव क्लॉज. आई शेल डू वॉट एवर ही से. डू वॉट एवर ही से ये अंडरलाइन वर्ड है तो आपको बताना है कि यहाँ पे करेक्ट वर्ड क्या होगा. शेल डू वॉट एवर ही सीज. ही यानी कि कोई ना कोई पर्सन, दैट इज अ नाउन क्लॉज. राइट, अब नाउन क्लॉज के बारे में आपको पता है भाई ये क्या होता है. एज अ नाउन ट्रीट करता है, एक्ट करता है. Act as a noun in a sentences. Whatever he say is the object of the word do, making it a noun clause. Right? I hope कि ये जो phrases and clauses का टॉपिक था वो आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा. अगर आपको लगता है कि नहीं कोई डाउट है, किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो. हमारी एप्लीकेशंस को डाउनलोड करिए. चैट के माध्यम से आप अपने डाउट पूछ सकते हो. कोई डाउट है उसको पूछ सकते हो. नोट्स भी आपको वहीं मिलते हैं और कोई कोर्स वगैरह लेना है तो आप वहां से अवेल कर सकते हो कोर्सेज को भी. हमने आज जो टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं वो फ्रेजेस एंड क्लॉजेस के बारे में कंप्लीट किया है. राइट, तो आई होप कि आपको चीजें समझ आई होगी. और इसके अलावा अगर आप बिल्कुल सीरियसली आप स्टडी करना चाहते हैं उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं. एप्लीकेशंस गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगी और वहां से डाउनलोड करके आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और इफेक्टिव बना सकते हो. हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से भी जुड़ सकते हो, चाहे आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो. मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत एक स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम है. इसमें इनरोल होने के बाद आपको कोई सा कोर्स परचेस करने की जरूरत नहीं है. सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं इसके अंदर. इसमें होता क्या है, हम नवोदय की प्रिपरेशन कराते हैं, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और बोर्ड एग्जाम्स के अलावा एकेडमिक्स. अब एक प्रॉब्लम आ रही थी हमारे सामने. क्या प्रॉब्लम आ रही थी, अगर कोई बच्चा 7th क्लास में था और 7th क्लास से ही वो प्रिपरेशन करना चाह रहा है, 7th क्लास से प्रिपरेशन करना चाह रहा है तो वो सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन मान लो स्टार्ट करी उसने. तो क्या हो रहा था कि उसको चाहिए था कि 7th क्लास की मैथ्स जो एनसीईआरटी है उसको भी एक्सप्लेन किया जाए, मतलब उसका भी कोर्स उसको मिल जाए. तो ये हमने शुरू कर दिया है. अगर कोई 8th क्लास में आता है तो उसकी जो मैथ्स 8th क्लास के मैथ्स है उसको भी हम प्रिपेयर करा सकते हैं. सेम कोर्सेस में, अलग से कोई कोर्स नहीं लेना पड़ेगा. आप अगर एक बार प्रिपरेशन करते हो 7th 8th क्लास में भी तो हम उसके कोर्सेस को भी अवेल कराएंगे, उसके भी सॉल्यूशंस को भी कराएंगे. तो आप वो भी देख सकते हो बिल्कुल अच्छी तरीके से. तो आप उसके लिए आप जुड़ सकते हो. ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हो. सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू so much.